अब अगली व्याख्या करते हैं अपन लोह चुंबक की व्याख्या, फेरोमैग्नेटिक, है ना। सी सॉरी बी तो अपन कर चुके हैं, ए उस एपिसोड में चला गया और बी सी में आया, अभी किया अपन ने, तो ये सी व्याख्या में लास्ट है ना, लोह चुंबकत्व की व्याख्या है ना। ये भी इंटरेस्टिंग है। प्रोसेस अगर डीप में जाए कैसे हुआ क्या हुआ फिर वो एक अलग चीज है, बाकी इंटरेस्टिंग चीज है ना। अब सब जिन पदार्थों में लोह चुंबकत्व का गुण अपेक्षित या पाया गया है, ऐसे अधिकांश पदार्थों के परमाणुओं की आंतरिक कोशें अपूर्ण पाई गई हैं। यानी जिनमें भी लोह चुंबकत्व का गुण देखा गया, ऐसे जो अधिकांश पदार्थ, वो हर एक की चीज नहीं कहते हैं, अपन मेजोरिटी पे जाते हैं, तो ऐसे अधिकांश पदार्थों के परमाणुओं की आंतरिक कोशें अपूर्ण पाई गई हैं। अब आप बात समझ जाओ, आंतरिक कोश अपूर्ण है, पूरी नहीं है। भाई आप जानते हो ना 2, 8, 18, तो स्वाभाविक है सब जो भी भरती हैं, जितनी भी ऑर्बिट सम संख्या में इलेक्ट्रॉन से भरती हैं, लेकिन इनर ऑर्बिट अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है। तो इसका मतलब यही है कि यहां पर भी कई ऑर्बिट में विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन विषम संख्या में होंगे किन्हीं ऑर्बिट में, तो परमाणु का चुंबकीय शून्य नहीं हो सकता। अभी चुंबकीय क्षेत्र आरोपित नहीं किया ना, तो सब यहां भी m परमाणु, m परमाणु डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब परमाणु तो चुंबकित है भैया, है ना। जैसा अनुचुंबक में देखा था वैसा यहां भी दिखा। चलो सब परमाणु तो चुंबकित है। अब एक स्पेशल फॉर्मेशन, उसको ध्यान से समझना। लोह चुंबकीय पदार्थ में एक दिशा में चुंबकीय आघूर्ण रखने वाले परमाणु सम्मिलित होकर एक दिशा में चुंबकीय आघूर्ण रखने वाले परमाणुओं का एक बड़ा प्रभाव क्षेत्र बना लेते हैं। इस प्रभाव क्षेत्र में एक दिशा में चुंबकीय आघूर्ण रखने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या या परमाणुओं की संख्या 10 की पावर 17 टू 10 की पावर 21 तक हो सकती। उसमें भी अब वेरिएशन आ गया है। पहले की किताबों में तो 10 की पावर 17 से 10 की पावर 21 ही था, अब शायद 10 की पावर 17-18 पे इसको रोक दिया, ऐसा कुछ चेंज आया है। लेकिन कोई मैटर नहीं करता, बात समझना मैटर करता है ना। तो सब लोह चुंबकीय पदार्थों में परमाणु के पास चुंबकीय आघूर्ण है, लेकिन एक विशेष फॉर्मेशन क्या हो रही है उस पर ध्यान दो आप। एक दिशा में चुंबकीय आघूर्ण रखने वाले परमाणु साथ हो जाते हैं और साथ होकर एक बड़ा प्रभाव क्षेत्र बना लेते हैं। इस बड़े प्रभाव क्षेत्र में एक दिशा में चुंबकीय आघूर्ण रखने वाले परमाणुओं की संख्या 10 की पावर 17 टू 10 की पावर 21 तक हो सकती है। इस प्रभाव क्षेत्र को डोमेन कहते हैं, है ना। अभी इंटरेस्ट रखो कायम, अभी बात हो रही। ये प्रभाव क्षेत्र डोमेन कहलाता है। लोह चुंबकीय पदार्थ में ऐसे अनेक डोमेन होते हैं। अब ऐसे अनेक डोमेन होते हैं।
एक डोमेन का कहानी सुना दी मैंने। लो चुंबकीय पदार्थ में ऐसे डोमेनों की संख्या बहुत अधिक है जिनमें एक दिशा में चुंबकीय आघूर्ण रखने वाले परमाणु सम्मिलित हैं। अब ये जो डोमेन है, इन डोमेनों का चुंबकीय आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में भिन्न भिन्न दिशा में होता है। भाई जैसे मैं आपको समझाऊं, एक चित्र से समझाता हूं। ये लो चुंबकीय पदार्थ, इसमें 4 डोमेन दिखा देते हैं अपन। पहला डोमेन, ये दूसरा डोमेन, ये तीसरा डोमेन और ये चौथा डोमेन। सबके समझाने के तरीके अलग हो सकते हैं, मैं अपने तरीके का आपको हवाला दे रहा हूं। अब ये पहला नंबर का डोमेन, इसमें इस दिशा में चुंबकीय आघूर्ण रखने वाले परमाणु ऐसे सिंबॉलिक दर्शा दिया, ठीक है। इसमें सभी परमाणुओं का चुंबकीय आघूर्ण इस दिशा में है, ठीक है। डोमेन नंबर 2, इसमें जितने भी परमाणु हैं, इन सभी परमाणुओं का चुंबकीय आघूर्ण वर्टिकल डाउनवर्ड्स यानी नीचे की तरफ है। ये डोमेन दूसरा है तो इसमें भी इतने ही, लेकिन इसमें चुंबकीय आघूर्ण किधर होते हैं? नीचे की तरफ। ये डोमेन नंबर 3, इसमें भी उतने ही परमाणु हैं, लेकिन इन परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण इस दिशा में है। डोमेन नंबर 4, इसमें भी एक दिशा में चुंबकीय आघूर्ण रखने वाले लगभग उतने परमाणु हैं, 10 की पावर 17 से 10 की पावर 21, लेकिन इसमें चुंबकीय आघूर्ण वर्टिकल अपवर्ड है। तो 4 का सैंपल दिखा दिया। तो लो चुंबकीय पदार्थ में इससे अनेक डोमेन होते हैं। जैसे एक डोमेन का मैंने किस्सा सुना है। चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में इन डोमेनों का चुंबकीय आघूर्ण भिन्न भिन्न दिशा में अभिविन्यस्त होता है। अब इसका चुंबकीय आघूर्ण इसका चुंबकीय आघूर्ण बराबर लेकिन विपरीत दिशा में, इसका चुंबकीय आघूर्ण इसका चुंबकीय आघूर्ण बराबर लेकिन विपरीत दिशा में। तो साहब परमाणु के पास चुंबकीय आघूर्ण है, लेकिन लोह चुंबकीय पदार्थ के पास चुंबकीय आघूर्ण नहीं है, बराबर 0, यानी ये चुंबकित नहीं है। इसको कहते हैं विचुंबकित। तो वही वाली बात आ गई जो अपन ने किस में कही थी? अनुचुंबक में, कि परमाणु के पास चुंबकीय आघूर्ण है। इसका तात्पर्य ये नहीं कि पदार्थ के पास भी चुंबकीय आघूर्ण नहीं है। आप लोहा देखते हो, देखते हैं लोहा, तो क्या लोहा चुंबक होता है? क्या नहीं होता। लोहे के पास डोमेन है, लेकिन डोमेनों का चुंबकीय आघूर्ण भिन्न भिन्न दिशा में अभिविन्यस्त है। जब लोहे का चुंबकीय आघूर्ण या लोहे में के पदार्थ में डोमेनों का चुंबकीय आघूर्ण भिन्न भिन्न दिशा में अभिविन्यस्त है, तो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण 0 होगा, अर्थात लोहे के अंदर कोई चुंबकत्व नहीं होगा। अब सब तीसरी बात करते हैं अपन चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने पर। तो यहां चुंबकीय क्षेत्र के 2 प्रभाव दिखाए जाएंगे आपको, है ना? तो लो चुंबकीय पदार्थ पर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने पर, अब मैं चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने पर तो एक तो यहां दिखाऊंगा, है ना? क्लियर? मेरे को स्पेस मिल जानी चाहिए, थोड़ा सा इस तीर को मैं छोटा कर लेता हूं ना, क्योंकि चित्र जितना स्पष्ट बनेगा बात हमें उतनी बेहतर समझ में आएगी। क्लियर? ये मैं सब अभी बोलने वाला हूं, बोलूंगा, है ना? ये चुंबकीय क्षेत्र हमने लगा देना है, वही N और S, कलर दूसरा ले लूंगा NS लिखने के लिए।
लोहा यानी ये पदार्थ अभी रखना है अपने को। चुंबकीय क्षेत्र, ये तो नॉर्थ पोल चुंबक का, ये साउथ पोल, ये चुंबकीय क्षेत्र। अभी समझाया जाएगा साहब सारा, अभी तो बस आप देखो। चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने की दो स्थितियां हैं यहां पर। एक और स्थिति की बात करेंगे, उसमें चलो चुंबकीय क्षेत्र तो वहां भी बना देते हैं, है ना। यहां पे कुछ अलग सीन दिखाई देगा आपको। एन और एस, आरोपित चुंबकीय क्षेत्र तो वही सेम डायरेक्शन है। पदार्थ भी सेटल कर देता हूं मैं, फिर मैं चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव आपको समझाने लगूंगा ना। इसमें भी पदार्थ रख दिया मैंने, अभी डोमेन वगैरह नहीं बना है, ये पदार्थ मैंने रख दिया। अब लो चुंबकीय पदार्थों पर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने पर अब दो सिचुएशन है ना। पहली सिचुएशन है, मैं थोड़ी सी स्पेस ले लेता हूं। पहली सिचुएशन को तो कहते हैं डोमेनों की परिसीमा में प्रसार, है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने पर एक तो यह घटित हो सकता है, डोमेनों की परिसीमा में प्रसार। क्या होता है सब, अब बात तो समझिए। ये जैसे मैंने दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने पर हमने सब दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया। देखो ये आपने दिखा रखा है चुंबकीय क्षेत्र। अब ध्यान से देखना, जविता ये डीप में ही ले रहा हूं मैं ना। ये जो डोमेन नंबर 1 है, ये तो पहले ही आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, देखो इन सबका एस एन की तरफ है और इन सबका एन एस की तरफ है। तो ये वाले चुंबकीय आघूर्ण जो डोमेन नंबर 1 है, ये तो आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है ही। अब क्या होगा साहब, ये वाले प्रभावशाली हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इनका चुंबकीय आघूर्ण ऑलरेडी है ही सही। तो जैसे आप चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करोगे तो साहब वो किसके फेवर में आ गया, चुंबकीय क्षेत्र 1 के फेवर में आ गया आरोपित चुंबकीय। तो किसकी प्रबलता बढ़ चुकी, स्वाभाविक है डोमेन नंबर 1 की प्रबलता बढ़ चुकी। यानी इस दिशा में चुंबकीय आघूर्ण की प्रबलता बढ़ चुकी। जब इनका प्रभाव बढ़ चुका तो स्वाभाविक है यह चुंबकीय क्षेत्र आरोपित कर 2, 3 और 4 इनमें से उन परमाणुओं को जिनकी चुंबकीय जड़त्वता कम है अपने साथ शामिल कर लेंगे। यानी जिनका चुंबकीय आघूर्ण की दिशा की प्रबलता बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसका प्रभाव बढ़ने के कारण वो जो ऐसे परमाणु थे जो सेटल हो सकते हैं दूसरे के साथ, तो वो किसके साथ आ जाएंगे, एक के साथ, क्योंकि इसका प्रभाव बढ़ा दिया जा चुका है। तो किसकी परिसीमा बढ़ जाएगी, एक की परिसीमा बढ़ जाएगी। देखो सब परिसीमा का प्रसार, तो ये देखो मैं चेंज कर लूं कलर, है ना, और उससे कलर चेंज करके आपको दिखाता हूं। ये देखो साहब, एक को आपने चुंबकीय क्षेत्र लगाकर ताकतवर बना दिया। जब एक को आपने ताकतवर बना दिया तो देखो ये एक की परिसीमा फैलगी, 2 की सिकुड़गी, 3 की तो बिल्कुल छोटी सी होगी और 4 की भी सिकुड़गी। तो साहब इसे कहते हैं परिसीमा में प्रसार, है ना। अब परिसीमा में प्रसार हो चुका है, ये देखो बाकी सब, ये जैसे इनका चुंबकीय आघूर्ण ऊपर था तो ये सब सिमट गए, चौथा सिमट गया, तीसरा सिमट गया, है ना,
दूसरा सिमट गया। ये तरीका है साहब समझाने का, है ना। पदार्थ की फॉर्मेशन तो कुछ और तरीके से होती होगी। अब स्वाभाविक चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं हो सकता, यानी पदार्थ अब चुंबकित हो चुका है। m पदार्थ इज नॉट इक्वल टू 0। तो पदार्थ क्या हो चुका? चुंबकित हो चुका। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई आपको कि आपने चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया, इससे नंबर 1 जो डोमेन था वो पावरफुल हो गया और उसने अन्य डोमेनों में से लूज एटम को निकाल लिया और अपने साथ शामिल कर लिया या अपनी दिशा में चुंबकीय आघूर्ण रखने के लिए बाध्य कर लिया। इसलिए नंबर 1 डोमेन की परिसीमा प्रसरित हो गई, बढ़ गई, फैल गई। अब परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं हो सकता, यानी पदार्थ चुंबकित हो चुका है। अब ध्यान से, अभी इसी में चल रहा हूं मैं ना, नंबर 1 में। यह स्थिति उत्क्रमणीय है। यह स्थिति उत्क्रमणीय का मतलब यह हुआ कि जैसे आप चुंबकीय क्षेत्र हटाओगे तो ये अपनी पूर्व अवस्था में चला जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र हटाते ही यहां आ जाते हैं। ऐसे पदार्थों को अपन ने कहा है अस्थायी चुंबक। इन्हीं को क्या कहते हैं अपन? अस्थायी चुंबक। चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने पर तो ये चुंबक बन गए थे, लेकिन जैसे आप चुंबकीय क्षेत्र हटाते हो ये वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं, इस अवस्था में आ जाते हैं। ऐसे पदार्थों को हम अस्थायी चुंबक कहते हैं। चलो सब स्थिति क्लियर होगी। अब आ जाओ 2, डोमेनों का घूर्णन। तो चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने पर 2 परिस्थितियां हो सकती, एक तो समझाई दी। अब डोमेनों का घूर्णन देखो साहब, आपने यहां बात की थी दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र की। अगर आप चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में वृद्धि करो तो जैसे जैसे आप चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में वृद्धि करोगे तो आप नंबर 1 को सपोर्ट बढ़ाते जा रहे हैं। नंबर 1 का सपोर्ट बढ़ जाएगा तो फिर जिन परमाणुओं की शिथिलता अधिक भी होती है उनको भी नंबर 1 अपने आप में शामिल कर लेगा, अपने अंदर शामिल, क्योंकि आप प्रबल चुंबकीय क्षेत्र आरोपित कर रहे हैं, है ना। तो साहब वो फिर 2, 3, 4 को रहने ही क्यों देगा? 2, 3, 4 सबको खा जाएगा वो, है ना। तो सब कहने का मतलब अब जो सिचुएशन में दिखा रहा हूं वो है प्रबल चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने पर, या यूं कह दो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में वृद्धि करने पर। तो जब आपने चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में वृद्धि की तो आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट नंबर 1 वाला जो डोमेन है इसको, इसके पावर बढ़ाते जा रहे हो, इसकी पावर बढ़ती जा रही है, तो ये अन्य 2, 3, 4 को खत्म कर देगा, उनको अपने साथ अपनी दिशा में चुंबकीय आघूर्ण रखने के लिए बाध्य कर देगा। तो भाई अब तो सभी डोमेन एक ही दिशा में चुंबकीय आघूर्ण रख रहे हैं। जब सभी एक दिशा में चुंबकीय आघूर्ण रख रहे हैं तो फिर इसे क्या बोलेंगे? इसे यही बोलना चाहिए डोमेनों का घूर्णन। तो अब तो सब एक दिशा में रख रहे हैं, तो अब परिसीमा के प्रसार की तो कोई बात करने से मतलब ही नहीं है। परिसीमा तो अपनी जगह ही रहने दो। अब तो जो हुआ वो तो बिल्कुल अजीबोगरीब हुआ। अब क्या हुआ? इसके भी सारे परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण नंबर 1 है ना, और सेकंड वाले के भी सारे परमाणुओं का चुंबकीय आघूर्ण, थर्ड वाले के भी सारे परमाणुओं का चुंबकीय आघूर्ण, और फोर्थ वाले के भी सारे परमाणुओं का चुंबकीय आघूर्ण आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में
संरेखित हो जाएगा, संरेखित हो जाएगा। जैसा कि आपको चित्र द्वारा मैं दिखा रहा हूं कि सारे परमाणुओं का चुंबकीय आघूर्ण आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो गया, यानी सभी डोमेनों का घूर्णन हो गया, सभी आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो चुके हैं। इसे चुंबकीय संतृप्त अवस्था कहते हैं। यानी अब इससे ज्यादा चुंबकत्व बड़ा पाना संभव नहीं है। हो गया पदार्थ, जितना चुंबक बन सकता था पदार्थ बन गया, अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसमें भी आपको मैंने समझाया था कि चुंबक में धारा वाला चुंबक बेहतरीन चुंबक है, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है, उसमें कोई अड़के ही नहीं निकलता। पदार्थ के अंदर जो चुंबकत्व है उसकी तो एक निश्चित सीमा है, जिसे हम चुंबकीय संतृप्त अवस्था कहते हैं। अब इससे ज्यादा तो आप चाहो कि इस पदार्थ को और चुंबकित कर दो, अब आप क्या कर सकते हो? अब आपका करने लायक कुछ है ही नहीं। आप ज्यादा से ज्यादा किसी को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ाने के लिए उसके सामने सारे डोमेनों का घूर्णन कर देंगे, सभी आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कर देंगे। अब पदार्थ जितना भी प्रबल चुंबकित हो सकता होगा हो चुका, उसकी चुंबकन तीव्रता कैपिटल I अधिकतम हो चुकी है, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो सब ये स्थिति प्रबल चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ाने पर, यह स्थिति अनुत्क्रमणीय है। यह गजब की चीज है। यह स्थिति अनुत्क्रमणीय का मतलब यह है कि अगर आप चुंबकीय क्षेत्र हटा भी लोगे तो अब सभी डोमेन अपनी पूर्व अवस्था में आने वाले नहीं हैं। ये सभी डोमेन अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आएंगे, अर्थात पदार्थ में चुंबकत्व बचा रह जाएगा, जिसे अवशेष चुंबकत्व कहते हैं। ये तो खैर ऐसे ही लिख देता हूं, मैंने आपको पढ़ाना है आगे भी। इससे अवशेष चुंबकत्व कहते हैं। क्लियर साहब? तो पदार्थ में चुंबकत्व बचा रह गया। अब आप सोचो, ये पदार्थ कौन से पदार्थ कहलाएंगे? इन्हें अपन स्थायी चुंबक कहते हैं। तो इस देखो, आप हर चीज का जवाब इतनी जल्दी नहीं मिलता। इस चैप्टर को शुरू किया था अपन ने प्राकृतिक चुंबक, फिर कृत्रिम चुंबक, फिर कृत्रिम चुंबक के दो पार्ट, स्थायी चुंबक और दूसरा अस्थायी चुंबक। अब आपको सामने देखने को मिल रहा है अस्थायी चुंबक अस्थायी क्यों है वो बता दिया, स्थायी चुंबक आपके सामने। अब आप ये भी समझ सकते हो कि ये जैसे, ये तो अब आप समझ गए ना इसका, है ना। अब ये लोहा है, अब ये चुंबक नहीं होगा क्योंकि इसका चुंबकीय आघूर्ण 0 है। लेकिन इस लोहे के पास, जैसे मान लो अपन पेंचकस को चुंबक से रगड़ते हैं या आलपिन चुंबक के संपर्क में आती है, ऐसे देखते हैं, तो वो सब चीजें क्या बन जाती है? चुंबक। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोहे के पास एम था तो सही, परमाणुओं के पास था, लेकिन वो भिन्न भिन्न दिशा में था, इसलिए आपको लोहा कभी चुंबक दिख नहीं सकता था क्योंकि m बराबर 0। अब जैसे कोई चुंबक आप पास में लाए, ये जैसे मैंने चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया, जैसे कोई आप चुंबक पास में लाए, चुंबक को पास में लाते अगर ये हुआ है तो लोहे में तो ये नहीं होगा, ये होगा। ये हुआ है तो ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र हटाते वापस पूर्व अवस्था में पहुंच जाएगा, लेकिन लोहे में ये होता है ना। तो सब जैसे आपने चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया, अब आप समझ गए होंगे चुंबकीय क्षेत्र के दो प्रभाव हैं यहां पर, एक तो डोमेनों की परिसीमा का प्रसार और दूसरा डोमेनों का। तो सब डोमेनों का घूर्णन हो गया, ये सिचुएशन आ गई, यानी चुंबकीय संतृप्त अवस्था आ गई। चुंबकीय क्षेत्र जब तक है तब तक तो पदार्थ प्रबल चुंबकित होगा। अब आप चुंबकीय क्षेत्र हटाओगे तो
ये स्थिति अनुत्क्रमणीय है, यानी सारे के सारे डोमेन उस पोजीशन में नहीं जाएंगे, यानी पदार्थ के अंदर चुंबक शेष रह जाएगा। तो आपको दिखता है पेंचकस, आलपिन, ये जैसे चुंबक के टच कराते हैं, टच कराते हुए चुंबकित हो जाते हैं। तो इसका मतलब चुंबक तो उनके पास जन्म से ही है, बस उस चुंबक को कोई इंसिस्ट करने वाला होना चाहिए, उसको कोई प्रेरित करने वाला होना चाहिए। जैसे अपन होते हैं ना, अपने अंदर कई सारी खूबियां होती हैं, है ना, अब उसको निखारने वाला गुरु होता है। अब गुरु चाहे वो योग गुरु हो, कि अध्यात्म गुरु हो, कि शिक्षा गुरु हो, तो आप अपने जीवन काल में इतने लोगों के संपर्क में आते हैं, उनमें से कोई एक दो आदमी भी आपको अगर सही मिल गया तो वह आपके अंदर स्थित खूबी को उबार देता है, वो बता देता है आपके अंदर ये है ना। तो कहने का मतलब लोहे के पास चुंबक है, लेकिन उसको इंसिस्ट करने की जरूरत उनको पता ही नहीं है। तो उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र लाने की, जैसे अपन कहते हैं ना कि साहब हनुमान जी को अपनी शक्ति का पता नहीं है, तो हनुमान चालीसा बोलकर हनुमान जी को उनकी शक्ति का भान कराया जाता है कि भाई आप इतने बलशाली हो, इतने प्रभावशाली हो, आपने ये काम कर रखे हैं, है ना। तो एग्जैक्टली लोहे के पास चुंबक है, पर चुंबकीय क्षेत्र लाकर वो चुंबक या उस चुंबकीय आघूर्ण को संरेखित किया जाता है और चुंबकित बन जाता है ना, ये चुंबकित हो जाता है। तो ये सब स्थायी चुंबक इसे कहते हैं और अस्थायी उसे कहते हैं, वगैरह वगैरह। अब यहां भी अगर आप पदार्थ को टेम्परेचर देंगे, पदार्थ को गर्म करेंगे, तो अंदर उत्पन्न होने वाला ऊष्मीय विक्षोभ, ऊष्मा का जो बादल बनेगा अंदर, वो इन डोमेनों को वापस विभिन्न दिशाओं में अभिविन्यस्त कर सकता है। अर्थात लोह चुंबकत्व भी अनुचुंबकत्व की भांति ताप से प्रभावित है ना। तो सब ये तीनों की टोटल व्याख्या होगी। पिछले लेक्चर में प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या और आज वाले लेक्चर में अनुचुंबक और लोह चुंबक की व्याख्या। अब इसमें बस ताप का प्रभाव बताना और बाकी रह गया। ये तो सारी चीज मैंने आपके सामने क्लियर कर दी, और अभी शेतीले लूप वगैरह में भी एक बार ये चीजें आएंगी, है ना। इसमें कोई चीज ऐसी नहीं रहने दी। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव लोह चुंबक में दो प्रकार का हो सकता है, डोमेनों का प्रसार और डोमेनों का घूर्णन। वो डिटेल में बताई दिया, दुर्बल चुंबक और प्रबल चुंबकीय या चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ाने पर। तो मेरा ख्याल है सभी चीज अब आपको बेहतर से समझ में आ गई होगी, है ना। अब डिस्कशन करना पड़ेगा ताप का प्रभाव। तो एकेडमिक वाले बच्चे और कंपटीशन वाले बच्चे दोनों ध्यान रखें, ताप का प्रभाव महत्वपूर्ण है। ताप के प्रभाव में इटसेल्फ ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि साहब अनुचुंबक के लिए ताप का प्रभाव कौन सा और लोह चुंबक के लिए ताप का प्रभाव कौन सा है। यानी ताप के प्रभाव के दो नियम है, एक क्यूरी का नियम है, एक क्यूरी वाइस का नियम है। तो साहब मैं आपको ताप का प्रभाव समझाने का प्रयास करता हूं ना। तो सब अब आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं ना, ताप का प्रभाव, है ना। महत्व तो देते हैं, इससे थोड़ा सा है ना। एकेडमिक वाले बच्चे विशेष रूप से इस बात पे ध्यान दें। सबसे पहले बात होगी अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए, ठीक है साहब। अब इसमें ध्यान क्या देना है वो मैं आपको अभी समझाऊंगा, है ना। अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए ताप का प्रभाव बताया गया है क्यूरी के नियम से, क्यूरी का नियम, ठीक है साहब। क्यूरी का नियम सिंपल तरीके में भी है, जैसे भी आप चाहो लिखने, और एक थोड़ा सा इसका अलग तरीका भी है। क्यूरी के अनुसार अनुचुंबकीय पदार्थों की
चुंबकन तीव्रता कैपिटल आई, चुंबकीय प्रेरण B0 के अनुक्रमानुपाती व परम ताप कैपिटल T के व्युत्क्रमानुपाती होती है ना। तो सब क्यूरी के अनुसार अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकन तीव्रता कैपिटल आई, चुंबकीय प्रेरण B0 के अनुक्रमानुपाती तथा परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है साहब, लिख दिया जैसा। देखो मैं आपको बता दूं, ये अब बुक्स में क्या है, नए नए वर्जन आते रहते हैं। हम भी कुछ चीजों पे पहले से डाउट रखते हैं, हमें भी जैसे कई चीजें जो हमें पहले से पता है यार ये डाउटफुल चीज है, तो हम भी उन्हीं चीजों को फोकस करते हैं कि यार इस नई बुक में आखिर इसके बारे में क्या लिख रहा है, जिसके बारे में हम थोड़ा सा कंफ्यूज आते हैं, है ना। तो ठीक है, ये भी एक वर्जन है और एक सिंपल वाला भी मैं आपको दिखा दूं, है ना। पर ये हैं सबके सब इंपॉर्टेंट। यानी I directly proportional to B0 upon T, proportional हटाओ सब, I is equal to CB0 upon T, है ना। C प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, इससे आप क्यूरी नियतांक कहते हैं, है ना। ये क्यूरी कांस्टेंट है, वैल्यू तो इसकी निकलवाते ही एग्जाम, है ना। अब क्योंकि B0 बराबर आप क्या लिखेंगे, μ0H, तो रखो सब। इसलिए I इज इक्वल टू C μ0H अपॉन कैपिटल T, यानी आप इसको यूं लिख सकते हैं I अपॉन कैपिटल H। ये H को शिफ्ट कर दिया मैंने, है ना, H को इधर शिफ्ट कर दिया, तो क्या बचा साहब, C μ0 अपॉन T, है ना। अब अपन जानते हैं कि I अपॉन H, इसको काई बोलते हैं, यानी चुंबकीय प्रवृत्ति बोलते हैं, I अपॉन H को। तो काई इज इक्वल टू C μ0 अपॉन T। अब सब आप चाहें तो इस चीज को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इससे तो क्यूरी का नियम यहां क्लोज हो गया, इसको भले आप समीकरण नंबर 1 दे दो, यहां खत्म हो गया। ये तो सब बोलना था आपका किससे, चुंबकन तीव्रता से के द्वारा आपने इसको बोला, है ना। लेकिन ये जरूरी नहीं था कि आप इसी के द्वारा बोलें, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप यूं कह सकते हैं अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति काई परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी काई इज इक्वल टू C अपॉन T। बात एक ही साहब, क्यूरी समीकरण है, ये भी क्यूरी समीकरण है और वो भी क्यूरी समीकरण है, दोनों में कोई अंतर नहीं है ना। वो कांस्टेंट सेम है, वो ये कांस्टेंट में μ0 का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैं एकेडमिक वाले बच्चों को बता दूं कि ठीक है, जो उसका विस्तार था वो अपन ने देख लिया, लेकिन एकेडमिक वाले बच्चे अगर ध्यान नहीं रहता है तो इस वाले को लिख दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, ये जरूर पता पड़ा कि ताप बढ़ता है तो अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति में कमी होती है ना, काई कम होता है। क्लियर साहब, यानी ताप चुंबक का दुश्मन है। क्लियर। अब ये ध्यान रखो, आपसे क्या पूछेगा ये, आपसे ये मान लो क्यूरी का नियम ही नहीं पूछे, आपसे यही पूछ ले कि अनुचुंबकीय पदार्थों में ताप का प्रभाव किस नियम से दर्शाते हैं, तो आप बोलना क्यूरी के नियम से। या वो पूछ लें क्यूरी का नियम कौन से पदार्थों के में ताप का प्रभाव दर्शाता है, तो आप बताना अनुचुंबकीय पदार्थों में।
अभी लोह चुंबक पर ताप के प्रभाव की बात मैंने नहीं की है, लोह चुंबक की बात अभी नहीं की है। अब आ जाइए सब, अब बात करेंगे लोह चुंबक की। लोह चुंबक की बात करने से पहले एक छोटी सी बात पढ़ाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। ये छोटी सी बात है, क्यूरी ताप, है ना, TC बोल दो इससे, क्लियर। ये भी बहुत शानदार चीज है, इसको भी समझना, पूछा गया ये। वह ताप जहां तक या जहां लोह चुंबक अनुचुंबक में रूपांतरित हो जाता है, क्यूरी ताप कहलाता है। इसको ऐसे बोल दें, ताप का वह मान जिस पर लोह चुंबक अनुचुंबक में बदल जाता है या रूपांतरित हो जाता है, उससे क्यूरी ताप कहते हैं। यानी क्यूरी ताप से कम तक पदार्थ लोह चुंबक ही रहेगा। जैसे मान लो उदाहरण के लिए, जैसे फेरिक है ना, फेरिक के अलावा कोबाल्ट है, निकल है, ये सब वो पदार्थ हैं। अब जैसे इसका क्यूरी ताप है, केल्विन में लिखें तो 631 केल्विन, आप डिग्री सेंटीग्रेड में भी लिख सकते हो, है ना। कोबाल्ट का लिखें तो ये क्यूरी ताप है 1394 ना, एक मिनट, इसका क्यूरी ताप 1394 केल्विन कोबाल्ट के लिए, है ना। और अगर आप फेरिक के लिए लिखें तो ये 1043 केल्विन है। अगर डिग्री में कोई बताता है तो आप थोड़ा ध्यान रखना कि मैंने जो लिखा है वो केल्विन। अब आप एक को पकड़ लो, जैसे आप इसको पकड़ लो, फेरिक को पकड़ लो। फेरिक का क्यूरी ताप 1043 केल्विन है, ठीक है। तो 1042 केल्विन तक तो फेरिक लोह चुंबक ही रहेगा। अगर आप, जैसे मान लो आपसे कोई कहता है कि आपने लोहे को 1000 डिग्री तक गर्म किया, तो क्या उसके लोह चुंबकत्व में परिवर्तन होगा? नहीं होगा। उसका क्यूरी ताप ही कितना है? 1043 है, और आप 1043 से कम ताप पर हैं। अगर कम ताप पर हैं तो पदार्थ लोह चुंबक रहेगा, और ताप का वह मान जिस पर लोह चुंबक अनुचुंबक में रूप, अब 1043 हो गया तो 1043 पर लोह चुंबक अनुचुंबक में रूपांतरित हो जाएगा। क्लियर साहब? तो क्यूरी ताप का मान अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग है। जो ताप लिख रखे हैं, इस ताप तक तो ये पदार्थ क्या रहेंगे? लोह चुंबक रहेंगे। क्लियर? फिर अधिक करते ये इस तक आते ही, अब एक उस पर 1 डिग्री पर 1 केल्विन पर निर्णयपन उस पर या उसके आज्ञा करते। अब साहब अपन ताप का प्रभाव पढ़ेंगे किसके लिए? क्यूरी ताप क्लियर हो गया है ना। अब आ जाइए ताप का प्रभाव लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए, है ना, पदार्थों के लिए। तो सब लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए ताप का प्रभाव क्यूरी वाइस के नियम से देते हैं। तो सब एक क्वेश्चन यही बन जाता है कि क्यूरी वाइस का नियम ताप का प्रभाव किसके लिए दर्शाता है? तो क्यूरी वाइस का नियम ताप का प्रभाव लोह चुंबक के लिए दर्शाता है, और क्यूरी का नियम ताप का प्रभाव अनुचुंबक के लिए दर्शाता है। ये एकेडमिक के लिए बता रहा हूं कि एकेडमिक में ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों के लिए ताप का प्रभाव बताने वाले नियम अलग अलग हैं, है ना।
तो इसलिए कहने का मतलब आपको ही ध्यान रखना कौन सा नियम किसके लिए है ना। क्यूरी वाइस का नियम सिंपल समीकरण के रूप में लिख देते हैं, जिसे क्यूरी वाइस समीकरण कहते हैं। काई इज इक्वल टू सी टी माइनस टी सी। ये सब लोह चुंबकीय पदार्थों पर ताप का प्रभाव है, इसे क्यूरी वाइस समीकरण कहते हैं। यहां पर ध्यान रखें T ग्रेटर देन होना चाहिए TC, और TC कौन है? क्यूरी ताप है ना। देखो अब सीधा सा अगर आप समझ भी रहे हो तो T ताप तक यानी TC तक, क्यूरी ताप तक तो लोह चुंबक है ही सही। अब जैसे मान लो अपन ने लोहे के लिए कहा 1050, अब 1050 है तो 7 का भाग लगेगा, क्योंकि 1050 और लोहे के लिए क्यूरी ताप 1043, तो 1050 माइनस 10 तो 7 से C डिवाइड होगा। TC तक लोह चुंबक है। अब उसके बाद तो अनुचुंबक में रूपांतरित हो ही चुका, तो अनुचुंबक में रूपांतरित हो चुका, तो फिर जैसे जैसे 1-1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे ये देखो वैसे वैसे चुंबकीय प्रवृत्ति में कमी होगी। तो यही चीज है, बस इस चीज को वहां पर T माइनस TC लिखा है, तो आप समझो चीज तो वही लिख रखी है, पर अनुचुंबक में लाने के लिए TC घटाना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर T ग्रेटर देन TC। तो बच्चों सब ये तीनों की आपकी व्याख्या हो चुकी, यानी पदार्थों के चुंबकीय गुण कंप्लीट हो गए, जिसमें प्रतिचुंबक, अनुचुंबक और लोह चुंबक तीनों की व्याख्या आ गई, ताप का प्रभाव आ गया, और भी जो भी इनमें सम्मिलित या शामिल होती थी चीजें, वो चीजें आपको दी जा चुकी इन एपिसोड्स में। अब एक लेक्चर और मांगता है ये चैप्टर, है ना। मेरे ख्याल 7वां लेक्चर होगा, 8वां लेक्चर और मांगता है, और फिर एक लेक्चर और मान लो आप जो न्यूमेरिकल, क्योंकि इसमें अपन ने न्यूमेरिकल के अभी कहीं डिस्कस नहीं किया, तो ज्यादा ज्यादा इस चैप्टर के 2-3 एपिसोड मैक्सिमम है ना, छोटा भी। अंक भार के आधार पर ये चैप्टर इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ना, अंक भार इतना नहीं। हाँ, बेसिक कंसेप्ट वगैरह वो तो है ही सी। एक मेरे को अगर ध्यान रह जाएगा तो मैं चुंबकीय बल रेखाओं के संदर्भ में भी कमेंट्स कर दूंगा बाद में, है ना, उनके संदर्भ में भी कुछ रोचक बात बताऊंगा। ध्यान रह जाता है मेरे को तो मैं हो सकता है उसमें आधा घंटा आपका पृथ्वी का चुंबक और दंड चुंबक को रखकर अवस्थाएं दिखाऊं, लेकिन ठीक है, वो सिलेबस में हम नहीं रखा तो महत्वपूर्ण तो नहीं है, ध्यान रह जाएगा तो कर लेंगे। तो बच्चों आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।